अस्सलाम वालेकुम। ये है वर्ल्ड न्यूज़, आपका मोतबर ज़रिया दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों, तफसीली रिपोर्ट्स और गैर जानबदाराना तज्ज़ियों के लिए। आज हम आपको एक भारतीय सहाफ़ी का पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के बारे में तबसरा सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 11 साल के नरेंद्र मोदी के राज में एक शब्द आप बार बार सुनते होंगे। उस शब्द का नाम है विश्व गुरु। कि नरेंद्र मोदी ने चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, एक काम जरूर किया है, भारत को विश्व गुरु बना दिया है। हद तो यह है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, इस तरह के लोग जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझते होंगे, जियो पॉलिटिक्स को समझते होंगे, वो भी इस झांसे में आ गए। मैं इसे झांसा शब्द इंटेंशनली इस्तेमाल कर रही हूँ। इस झांसे में आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। लेकिन आप पिछले सालों में अगर देखिए तो भारत की पाकिस्तान की प्रतिनिधि नीति, बांग्लादेश की प्रतिनीति, मैं तो कहूंगी नेपाल की प्रतिनीति, और सबसे ज्यादा अब ये देखिए चीन। और अब नया जो एक तरह से एक काउंटर पैदा हुआ, एक दीवार आई है भारत के सामने, वो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। मैं मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि इन मुद्दों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो इन मुद्दों की समझ रखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। और इसीलिए पिछले एक साल में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी विदेश नीति और रक्षा नीति पर भारत की सबसे ज्यादा तेजी से लोकप्रिय हुआ है, तो वो ये चेहरा है। हमारे सामने प्रवीण साहनी जी मौजूद हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं आपसे बात करने के लिए, वक्त तो जाहिर है सीमित ही होगा। मैं दो तीन मुद्दों पर जो चर्चा करना चाहती हूँ आपसे, वो ये कि अभी हाल ही में जो कुछ ही महीने पहले जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कश्मीर में जो हमला हुआ पहलगाम का, जिसमें बर्बर तरीके से भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो एक मुद्दा होगा जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। दूसरी बड़ी बात, जो कोई नाम नहीं लेना चाहता इस पूरे फसाने में, जिसका कभी जिक्र नहीं होता, वो है चीन। चीन के प्रति भारत का जो रवैया है कि दोस्त हैं हम दुश्मन हैं। इधर देखिए हमारे पूर्व पूर्व गांव पे कब्जा कर लेता है चीन, और फिर प्रधानमंत्री जी जाके चीन में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, और ताज़ा जो तमाम बयान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए वरना मैं नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा। मैं सबसे पहले आखिरी मुद्दे से शुरुआत करना चाहती हूँ कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कहना चाहते हैं और क्यों कहते हैं इस बात को कि ये जो संधि हुई, सीज फायर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, ये मैंने कराई। क्या उनका उनका हित क्या है उसमें, इंटरेस्ट क्या है उनका? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहली बात यह है, हमें ये समझना है कि जो उनकी सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की एज प्रेसिडेंट, तो उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी वो ये है कि वो चाहते हैं कि दुनिया उसको समझे और उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो समझे कि वो एक पीस टाइम प्रेसिडेंट है। वो अपने आप को वॉर टाइम प्रेसिडेंट नहीं बताते, वो पीस टाइम प्रेसिडेंट बताते हैं। ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ रुकवा दी हैं। अब जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, बाकी जो लड़ाइयों की वो बात करते हैं वो एक तरफ है और ये एक तरफ है, क्योंकि यहाँ दोनों जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो वो बात एक अलग उसमें आ जाती है सारी की सारी। तो अभी उनका ये कहना है कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। अगर आप उनके नजरिए से बात देखें तो हुआ क्या था कि 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 मई और 6 जी 7 मई, जी जी जी। 6-7 की हम्म। रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, एयर वॉर शुरू हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जो कि इंडियन एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन में, उन्होंने प्रेस रिलीज ये भेजी कि 8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, हम्म। उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। हम्म। अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 8 तारीख की सुबह को ये प्रेस रिलीज आ गई। इसका मतलब है मार्को रूबियो जो है वो दोनों तरफ से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसके बाद आप नोट करिएगा
10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों जो मुल्क है वो परमानेंट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और होगी। उसके इमीडिएटली बाद मार्को रूबियो का आया कि वो दोनों राजी हो गए हैं और ये भी राजी हो गए हैं कि किसी अलग तीसरी जगह पे ये आगे की बातचीत करेंगे। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर होगा और एंड में इंडिया ने बोला। हमारा ये कहना है कि उन्होंने, जो उनका डीजीएमओ है, ही गॉट इन टच विद अस और उसके बाद हमने किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से आधे घंटे में ही तैयार हो गए थे सीज फायर के तो लिए। फिर अब क्या बात हो रही है? तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हिंदुस्तान, हाँ जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है। और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुल के, वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया। एयर वॉर की बात ही नहीं करते। देखिए, जहां तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को उनके जनरल खालिद हैं, जो एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी हैं वो एडवाइजर नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि भारत में जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो इस बात को दरअसल समझते हैं, लेकिन तथाकथित तथ्यों को पीछे रखे तथाकथित राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पे सच नहीं बोलते? क्या आपके जैसे लोगों को फिर एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस दौर में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे। मैं कहूंगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है। मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था, और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 इयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है, एंड आई वांट माय आर्म्ड फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट,
मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है, आप अपना वर्जन तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ भी बोला गया है, ये मैं आपको एक छोटा-सा फ़र्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज़ होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया है, जो बाकी जो उन्होंने काम किया, वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयर फोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार हाँ, के तौर पे भी। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है। इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करी है। तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माई कंट्री। या तो अब मुझे ये बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज़ एक्सपोज़ हो गई है कि ख़ासकर हमारी एयर फ़ोर्स, उसमें कमियाँ हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीज़ें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयर फ़ोर्स में करना चाहिए? देखिए, एयरफोर्स को मालूम है। एयरफोर्स के कुछ आला अफसर, रिटायर्ड अफसर मेरे से बात भी कर चुके हैं। ठीक है, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमजोरी जो देखी गई थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था। तो वो कमी आज भी दिखी है। हुँ। तो तो पहली, समझती है एयर फ़ोर्स। हाँ, एयरफोर्स के सब ऑफिसर समझते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है और मुझे कोई शक नहीं है। एयर चीफ ने भी शायद राय दी हो प्रधानमंत्री को या जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स डाल दिए थे। देखिए, एयर जब वॉर होती है, आपको कुछ भी बोलते रहे कि हमने फ्री हैंड दिया, पर जैसा लगता है वो इतना फ्री था नहीं। उतना फ्री, बल्कि ये तो हाँ, कहा भी गया है, ये तो बाकायदा अफ़सर ने बोला कि हमें फ्री हैंड हाँ, नहीं दिया वो गया। जैसे वो हमारे जी, नेवल एडवाइजर हैं, तो इंडोनेशिया में बताया उन्होंने गया कि कहा कि वो ही हाँ। हैज बीन मिसकोटेड। हुँ। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज वन थिंग। दूसरा ये है कि अब जो एयर की लड़ाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने हुँ। अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयरफोर्स की। हुँ। वो होगी जिसको हम बोलते हैं BVR, हुँ। बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं। जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर्स पे जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। हुँ। तीसरी चीज स्पेस की अहमियत है, हुँ। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास विजिबिलिटी थी, उनको मालूम था। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो हुँ। आइडेंटिफाई कर पाए क्राफ्ट को। कहने का मतलब ये, एयरफोर्स सब बातें समझती है। वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। बट उसको शायद लिमिटेशंस में काम करना तो पड़ा है। पहलगाम हमला पाकिस्तान के ज़रिए करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों की जान ली, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसका भी तथाकथित तौर पे फ़ायदा पाकिस्तान को ही हुआ कि इतनी बड़ी डील अब उसे सऊदी अरब से मिल गई है। अगर ये जंग के नतीजे या जंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि एक तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, वो अगर भारत के पक्ष में जाता तो क्या ये मुमकिन था कि ये पाकिस्तान-सऊदी जो डील हुई, क्या ये भारत-सऊदी डील होती? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी और पहलगाम हो गया था कि इंडिया करेगा कुछ कि नहीं करेगा, मैंने एक वीडियो किया था, सोलो वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने कारण दिए थे कि इंडिया एयर वॉर नहीं करेगा, जो अब ट्रोल मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उसको समझाया था ये क्यों नहीं करेगा, पर हमने की। हुँ। कहने हमने क्यों की? क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। हुँ। हुँ। तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है
कि वो क्लाउड से तो हमें फायदा हो गया। हम्म, तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है तो एक अलग मसला हो जाता और है। इमोशन जिस तरह से घुसाए जाते हैं, नाम जिस तरह से रखा गया, बाकायदा सिंदूर का वो लगाकर, वो भी अपने आप में नहीं, एक तरह से वो तो एक वो महिलाओं हाँ, को इस्तेमाल करने की भी नहीं कोशिश वो की गई। देखिए वो आपको ज्यादा समझ होगी उन बातों की। मैं तो ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि अब ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया था सिंदूर, क्योंकि कोई एयरफोर्स या आर्मी वाला ऐसा नाम नहीं देता। नहीं देता। क्या नहीं, सवाल ही नहीं हम्म, उठता है। तो कहने का मतलब ये है बहुत सीधा सा, 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो किया है, और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये कोई, देखिए जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब ये थोड़ा सा डिरेल हुआ, मैं पाकिस्तान पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये बात हो गई, अच्छा रहा। अब मैं वापस आना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री के साथ मसला क्या है? क्या उनको कोई आपसी मनमुटाव है, कोई आपसी समस्या है? एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, तब नरेंद्र मोदी जी वहां थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो भारतीय मूल के लोगों से पिछली बार की तरह अपील करें कि अब जी। की बार ट्रंप हम्म। सरकार फिर से। लेकिन उस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी ने, ट्रंप हार गए थे। तो मोदी जी को ये मैसेज दिया गया कि भाई ये हार रहे हैं फिर से ट्रंप, तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। और तब से उनके दिल में एक फांस चुभ गई है और नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है। देखिए वो उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता, पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को। वो बात ये है, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि मेरी पहली फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इस टर्म में इज टू बी अ पीस टाइम प्रेसिडेंट, जिसका श्रेय पाकिस्तान तो दे रहा है कि आपने सीज फायर करवाया, हिंदुस्तान ने नहीं दिया। जबकि ये क्लियर है कि डोवल साहब ने बात करी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, आप मुझे ये बताइए, 1.4 बिलियन